Hello guys, welcome back to my YouTube channel Vlog with Ashish. I hope you are doing well. Today I will share my interview experience about IMI Bhubaneswar. तो इस वीडियो में मैं कम्प्लीटली अपना इंटरव्यू एक्सपीरियंस शेयर करूंगा और क्या क्या मेरे से क्वेश्चन IMI भुवनेश्वर में पूछे गए थे वो मैं बताऊंगा। और मेरा रिज़ल्ट भी आ गया है 24 फरवरी। मैं वो भी बताऊंगा कि क्या हुआ, कन्वर्ट हुआ कि नहीं हुआ। इस वीडियो में पूरा अंत तक बने रहिए। और ये वीडियो उन लोगों के लिए इन्फॉर्मेटिव होगा जो अभी IMI का इंटरव्यू देने वाले होंगे या तो प्लान कर रहे होंगे। तो मैं स्टार्ट करता हूँ। स्लाइटली IMI के बारे में पहले थोड़ा सा बताता हूँ। तो बेसिकली IMI के 3 कैंपसेस हैं। एक जो उनका मेन कैंपस है IMI दिल्ली, और बाकी उनके 2 कैंपस है, एक IMI कोलकाता एंड IMI भुवनेश्वर। तो मैंने जो फॉर्म भरा था, मैंने कॉमन कॉमन फॉर्म भरा था जिसमें कि तीनों कैंपसेस आते हैं। तो मैं कैट के थ्रू भरा था। मेरा जो मुझे जो कॉल आया था वो IMI भुवनेश्वर और IMI कोलकाता से आया था। इनका जो फर्स्ट फेज़ का प्रोसेस है सारा, जो जो फर्स्ट फेज़ में जो अप्लाई किए होते हैं स्टूडेंट, तो उनका इंटरव्यू 18 जनवरी से 20 फरवरी तक मतलब फेज़ 1 का इंटरव्यू चल रहा है। तो उसमें आपका जो इनका रिज़ल्ट है वो 24 फरवरी को फर्स्ट वे इनका आउट हुआ है। तो मेरा जो इंटरव्यू डेट था वो 20 फरवरी था। मेरा जो टाइम स्लॉट था वो आफ्टरनून था, 2:40 PM। तो उसके बाद इनके में 2 प्रोसेस हैं। वो 2 प्रोसेस में इनके पहला एक तो पर्सनल इंटरव्यू होता है और दूसरा आपका रिटन एबिलिटी टेस्ट होता है। तो उसमें आपका सबसे पहले आपका पर्सनल इंटरव्यू होगा, फिर उसके बाद फॉलोड बाय आपका रिटन एबिलिटी टेस्ट। तो फर्स्टली जब मैंने वो सारा प्रोसेस ऑनलाइन था, तो उसमें आपका ये सारा फिजिकली मोड नहीं था, तो सारा प्रोसेस उनका ऑनलाइन ही था इस साल। तो मैंने ज्वाइन किया 2:40 से, मैंने 10 मिनट पहले ही ज्वाइन कर लिया था। तो मैं लॉबी में ही था, तो उन्होंने जब 2:40 के 1-2-3 मिनट बाद उन्होंने मेरे को ज्वाइन किया। तो ज्वाइन करते ही उसमें 2 पैनलिस्ट थे और दोनों मेल थे। और इफ़ आई सपोज टू गेस देयर एजेस, सो फर्स्ट आई थिंक ही वन वॉज early 40 and second was late 45. Okay, so the, my first question was in personal interview, tell me something about yourself. As आप लोग को जैसे पता है कि मैक्सिमम इंटरव्यू में ये क्वेश्चन पूछे ही जाते हैं। तो मतलब स्टूडेंट ये चीज़ को तो तैयारी, मतलब इतना तो मतलब तैयार करना ही चाहिए आपको अपने इंट्रोडक्शन के बारे में। तो मेरा इंट्रोडक्शन हुआ। उसके बाद मेरा जो सेकंड क्वेश्चन पुटअप हुआ वो मेरे इंट्रोडक्शन से हुआ। मेरा जो ग्रेजुएशन के बाद मेरा 2 ईयर का गैप है, तो उन्होंने फिर मेरे गैप के बारे में पूछा कि आशीष, टेल मी अबाउट योर एकेडमिक गैप। So basically I had to justify my gap 2 year. So I did justify it. And so it was genuine reason. So उसके बाद मेरे को वर्क एक्सपीरियंस है, 13 मंथ का वर्क एक्सपीरियंस है। तो उनका फिर जो नेक्स्ट क्वेश्चन था वो मेरे वर्क एक्सपीरियंस से था। तो वो मेरे वर्क का डेजिग्नेशन और मेरा वर्क प्रोफाइल जानना चाह रहे थे। और तो मैंने उनको अपना बहुत ही अच्छे से अपना वर्क प्रोफाइल और जो मैं बेसिकली जहाँ पे काम कर रहा था उसको मैंने इंट्रोड्यूस किया। तो ये होने के बाद मतलब पहला उनका जो इंट्रोडक्शन हुआ, फिर उसके बाद मेरे वर्क एक्सपीरियंस, फिर वो मेरे एकेडमिक से क्वेश्चन किए। मैं पोस्ट ग्रेजुएशन किया हुआ हूँ, डिप्लोमा है, पोस्ट ग्रेजुएशन डिप्लोमा है प्रोग्रामिंग में। तो उनका जो फिर उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन आया वो प्रोग्रामिंग से रिलेटेड था।
लगभग 2 या 3 क्वेश्चन वो मेरे एकेडमिक मतलब पोस्ट ग्रेजुएशन डिप्लोमा से किए होंगे। हम्म तो उसमें जो क्वेश्चन था, एक तो पहले प्रोग्रामिंग में उन्होंने पूछा कि आपको एसक्यूएल में कमांड है, तो मैंने बोला यस सर मेरे को एसक्यूएल में कमांड है। तो उन्होंने पूछा कि ओके टेल मी अबाउट इनर जॉइंट। सो तो आई आई डिड आंसर अबाउट इनर जॉइंट। फिर उसके बाद उन्होंने फिर पूछा जावा और सी प्लस प्लस में क्या डिफरेंस है। तो ये भी बहुत ही सिंपल क्वेश्चन था, तो ये भी फिर आंसर दिया मैंने। फिर उसके बाद वो मेरे एकेडमिक से होने के बाद, ये सब क्वेश्चन होने के बाद वो फिर मेरे जस्ट सिटी के बारे में डेवलपमेंट पूछे हैं कि आपके सिटी में लास्ट 10 ईयर में क्या क्या डेवलपमेंट हुआ है। तो वो डेवलपमेंट मैंने बताया। और ऐसा क्या चीज़ है जो कि आपको अभी अपने सिटी में आपको कमी लगता है कि ये चीज़ अभी नहीं हुआ है और फ्यूचर में होना चाहिए। तो वो चीज़ भी मैंने पॉइंट आउट किया कि बेसिकली अभी क्या चीज़ है जो कि डेवलप नहीं है, वो चीज़ पे गवर्नमेंट को फोकस करना चाहिए फ्यूचर में। तो ये मेरे सिटी से हो गया। तो वो फिर उसके बाद वो मेरा जैसे मेरे सिटी से और भुवनेश्वर की जो डिस्टेंस है वो उन्होंने पूछा। और उसके बाद उन्होंने पूछा कि आप जब अपने सिटी से, बेसिकली मैं वाराणसी का रहने वाला हूँ, तो वो पूछे कि आप वाराणसी से जब भुवनेश्वर ट्रैवल करेंगे तो आपका डायरेक्शन क्या होगा, मतलब आप कौन से डायरेक्शन में आप ट्रैवल कर रहे होंगे। बेसिकली वो पूछना चाहते थे कि आपका डायरेक्शन मतलब ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ। तो वो थोड़ा सा मैं प्रेजेंस ऑफ माइंड वो देख रहे थे कि अच्छा थोड़ा सा इसको नॉलेज है कि नहीं है, मतलब तो ठीक है, मुझे पता था कि भुवनेश्वर अपने इंडिया के कौन से पार्ट में पड़ता है, तो बहुत इजी था, तो मैंने वो भी आंसर किया अच्छे से। कि कौन सा डायरेक्शन होगा मेरा। ये चीज़ आई थिंक इंटरव्यू में इतना क्वेश्चन होने के बाद मुझे लगता है 12 13 मिनट मेरा इंटरव्यू चला होगा। फिर उसके बाद जो दोनों पैनलिस्ट थे उसके बाद वो बोले कि अपना MS वर्ड शेयर कीजिए, मतलब अब मतलब सेकेंड फेज का वो प्रोसेस करने वाले थे जो कि रिटन एबिलिटी टेस्ट होता है। तो वो बेसिकली पेन पेपर से पे नहीं लिखना था, आपको अपना कंप्यूटर में स्क्रीन शेयर करके आपको MS वर्ड पे ही लिखना था। तो मैंने अपना स्क्रीन शेयर किया, वो MS वर्ड ओपन किया। तो उन्होंने मुझे जो रिटेन एबिलिटी टेस्ट का जो टॉपिक दिया था कि इम्पैक्ट ऑफ टूरिज्म इन उत्तर प्रदेश, तो ये मेरा वेट का टॉपिक था। तो इसमें मैं बताना चाहूँगा कि इसमें सर ने कोई वर्ड लिमिट और कोई टाइम लिमिट नहीं दिया था। वो बोले कि आप लिखते रहो, मुझे जब स्टॉप करना होगा तो मैं आपको स्टॉप कर दूंगा, आप रुक जाइएगा जस्ट उसी टाइम। तो ठीक है, मैंने 30 40 सेकंड लिया होगा मतलब पॉइंट क्या लिखना चाहिए क्या नहीं लिखना चाहिए। तो 30 40 सेकंड मैंने सोचा, फिर उसके बाद मैंने फिर अपना लिखने स्टार्ट कर दिया। तो मैंने लगभग शायद 5 से 6 पैराग्राफ लिखा होगा। तो उन्होंने फिर उस पैराग्राफ पे उन्होंने बोला कि ठीक है आप रुक जाइए, आपका हो गया, वैट भी हो गया, तो आप अपना आप लीव कर सकते हैं, आप जा सकते हैं। तो ये सारा प्रोसेस लगभग 20 मिनट चला होगा। टोटल इंटरव्यू और वैट मिला के टोटल 20 मिनट का प्रोसेस था। तो 20 मिनट में सारा कुछ हो गया। तो ये सब होने के बाद अब आते हैं मेन टॉपिक पे कि मेरा कन्वर्ट हुआ कि नहीं हुआ। तो यस, मेरा फाइनली IMI भुवनेश्वर कन्वर्ट हो गया है। मुझे ऑफ़र लेटर भी आ गया है। मैं ऑफ़र लेटर मैं आपको होगा तो मैं फ़ोटो डाल दूंगा, आप देख लीजिएगा। तो मेरा कन्वर्ट भी हो गया है। ये तो हो गया मेरा इंटरव्यू और रिज़ल्ट। तो आई थिंक जो स्टूडेंट अब अपना IMI भुवनेश्वर प्लान कर रहे होंगे, तो मैं यही
थोड़ा सा पॉइंट बोलना चाहूँगा कि एज सच बहुत डिफ़िकल्ट इंटरव्यू नहीं होता है। आपको बेसिक चीज़ वो पूछते हैं, वेरी बेसिक चीज़ अबाउट योर एकेडमिक, हाँ, अबाउट योर प्लेस। सो you have to prepare only these things, some current global news. So मैं बताना भूल गया, तो मेरे में भी वो थोड़ा सा वो मेरे से ग्लोबल न्यूज़ भी पूछे थे। और इंटरिम बजट जो आया था इस साल का, इंटरिम बजट, उससे रिलेटेड 3 क्वेश्चन थे इंटरिम बजट से, तो ये मैंने मेंशन करना भूल गया, तो उसके लिए भी सॉरी। तो ये सारा प्रोसेस हो गया मेरा। फिर उसके बाद अब मैं यही आपको बोल रहा हूँ कि एकदम पैनिक होने की ज़रूरत नहीं है। आप बिल्कुल काम रहिए, अच्छे से इंटरव्यू दीजिए। जो मेन पॉइंट होता है आपका किसी भी कॉलेज को कन्वर्ट करने का, वो आपका मेन इंटरव्यू ही डिसाइड कर देता है कि आपका कॉल कन्वर्ट होगा कि नहीं होगा। इसीलिए आप अच्छे से इंटरव्यू दीजिए, बेसिक चीज़ अपना एकेडमिक जानिए, अपने बारे में जानिए, अपने सिटी के बारे में जानिए, और करंट ग्लोबल में क्या क्या न्यूज़ हैं ये सब आप प्रिपेयर करके रखिए। तो ये सब पूछा जाता है इंटरव्यू में। सो मैं जो कमिंग एस्पिरेंट हैं, जो देख रहे होंगे, तो उनके लिए मैं ऑल द बेस्ट बोलूँगा। अच्छे से इंटरव्यू दीजिए, आई होप आपका भी कन्वर्ट हो जाएगा। तो ठीक है, फिर वीडियो अच्छा लगा हो तो इसको प्लीज़ सपोर्ट कीजिएगा, लाइक एंड सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। ऐसे ही आगे भी मेरे इंटरव्यू हैं तो मैं उसका भी रिव्यू और एक्सपीरियंस शेयर करूँगा। तो तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। फिर मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ।